एडिट बटन चलिए। आइए देखिए, हम अब बात करते हैं आरओ की, यानी कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी, आपकी समीक्षा अधिकारी की सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस जो आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, आपकी ये वैकेंसी देता है। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि वास्तव में इसकी एज लिमिट क्या है, हम यानी लगभग एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और कौन से बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं, कौन से नहीं। बच्चों को उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वास्तव में इनके लिए कोई विशेष पद आते हैं या नहीं, या किसी के लिए कोई विशेष पद है या नहीं। देखिए, वैसे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका कह सकते हैं ग्रेजुएशन है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो आरओ और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या आरओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम जो एज होनी चाहिए इनकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होती है 40 ईयर होती है। हालांकि ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर की छूट मिलती है और SC/ST के लिए 5 ईयर की छूट मिलती है। आपकी एज लिमिट जो बनाई गई 21 से 40 ईयर तक आप आरओ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आप देखेंगे कि वास्तव में आपकी तैयारी के प्रोसेस कैसे होंगे। नियर अबाउट 21 साल की उम्र तक सभी बच्चों के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर। जो सभी बच्चों के ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो वह फॉर्म फिलअप कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कह सकते हैं एक तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। आप डिस्टेंस एजुकेशन है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसमें किसी कोई विशेष प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ तक कि अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यूपी स्टेट के साथ साथ। अब हम आप देखेंगे कि वास्तव में जो आरओ है यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, वास्तव में उसका सिलेबस कैसे है। देखिए, जो आरओ है उसकी आपकी जो कह सकते हैं कि हमें आपको तैयारी का प्रक्रिया होना चाहिए। हम आप बात करेंगे कि वास्तव में हमें आपको कुल मिलाकर तैयारी कैसे करनी है। जब हमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, वास्तव में जब हम प्रिपरेशन करेंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे प्रत्येक ईयर। वैसे तो फॉर्म आने के चांसेस प्रत्येक ईयर होते हैं, लेकिन हमें आपको देखने को मिला आयोग अभी 2017 का फॉर्म फिलअप करवाया, 2018 में पेपर करवाया, उसके बाद हमें आपको देखने को मिला 2021 में एक बार पेपर करवाया। तो पद होते हैं, रिक्तियां होती हैं, लेकिन फिर भी एक आध बार ऐसा होता है कि फॉर्म नहीं फिलअप कराए जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है। हो सकता है कि आपके फॉर्म आए और लगभग ये होता है, प्रत्येक वर्ष की प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष आपके फॉर्म आते हैं और आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और आप अपनी एग्जाम देते हैं। कुल मिलाकर आपको अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है कि वास्तव में आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि वास्तव में तैयारी हमें किस दिशा में करनी है। तो उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में आयोग का क्या पैटर्न है आपके एग्जाम के संदर्भ में। आयोग के पैटर्न को देखते हुए कि वास्तव में आयोग का अपना ट्रेडिशन क्या है, अपना पैटर्न क्या है, आयोग किस पैटर्न पे एग्जाम लेती है और आयोग के सिलेबस क्या है। जो आयोग हमें आपको सिलेबस दे रखा है, हम आपको वही सिलेबस बताएंगे। आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं जो आयोग की है, और या कह सकते हैं कि हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ी सहजता से आपको समझ में आएगी तो आप उसे देख लीजिए। हम आप बात करते हैं कि वास्तव में हमें आपको आरओ यानी कह सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आपकी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो ये पद हैं, वास्तव में आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, जैसे जिनका स्पेशल जो पद आते हैं, स्पेशल पद हिंदी के लिए, जिनका हिंदी होता है या जिनका उर्दू होता है या जो कंप्यूटर होता है, और वो बीकॉम वाले बच्चों के लिए, उनके लिए कहा जाता है कि उनके लिए कुछ विशेष पद होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए विशेष पद है तो बाकी सामान्य बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, सभी सामान्य बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इनके लिए क्या होता है, कुछ विशेष पद होते हैं जहाँ ये काम कर सकते हैं आसानी से। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं हमें आपको सिलेबस की कि वास्तव में हमारा आरओ का सिलेबस क्या है। और आयोग जो हमें एग्जाम कराता है वो एग्जाम किस पैटर्न पे कराता है। चूंकि हमें आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आयोग का पेपर है, ये आयोग का पेपर कहा जाता है कि 2 चरण की प्रक्रिया होती है। बाकी आयोग में आप इसी राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर अगर आप यूपीपीसीएस देते हैं तो यूपीपीसीएस आपके 3 चरण की परीक्षा है, जबकि आपको आरओ 2 चरण की परीक्षा मिलती है। जब 2 चरण की परीक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको इसमें केवल 2 चरण की परीक्षा, एक आपका प्रीलिम्स होता है और एक आपका मेंस होता है। ये जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रक्रिया होती है, हम आप देखेंगे इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए आपको इंटरव्यू के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो आप कह सकते हैं अपना बॉडी लैंग्वेज या कह सकते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। आप अपनी पर्सनालिटी को, इनर को, आउटर को आप डेवलप करिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं देना है तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। आपको 2 ही चरण के एग्जाम है, एक आपका प्रीलिम्स है, एक आपका मेंस है। तो आपका प्रीलिम्स की क्या प्रक्रिया होती है और मेंस की क्या प्रक्रिया होती है। चूंकि देखिए, आप अगर प्रीलिम्स आपका बेहतर तरीके से निकल जाता है तो वो बहुत बेहतर प्रक्रिया होती है। चूंकि प्रीलिम्स का सिलेबस अधिक है मेंस की अपेक्षा,
मेंस के सिलेबस जो है वो आपके सीमित हैं, बहुत ज्यादा आपका मेंस का सिलेबस नहीं है। कुल टोटली एक पेपर उसके जीएस और हिंदी, जीएस के होते हैं और हिंदी, तो हिंदी आपकी लगभग हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से यूपी के बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म डालते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हम बच्चे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो बहुत सहज पेपर होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो आपके लिए कोई हार्ड पेपर होता है। तो मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपका प्री क्वालिफाई होना। सर्वप्रथम हमें आपको दिक्कतें ये होती है कि हमारा पहला दरवाजा कैसे टूटे। अगर फर्स्ट टाइम में हम अपनी कह सकते हैं कि पहले दरवाजे को तोड़ लिए तो वास्तव में हमारा दूसरी अन्य जगहों पर जाने का रास्ता खुल जाता है, लेकिन हमारा पहला ही गेट नहीं टूट पाता है, तो वास्तव में वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वास्तव में हम अपने प्रीलिम्स के एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे, हमें अपनी टोटल स्ट्रेटजी, पहले अपनी टोटल ऊर्जा प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने में लगानी है। अब हम आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उस प्रीलिम्स के एग्जाम के संदर्भ में हम आप देखेंगे कि वास्तव में हमारा आपका टोटल सिलेबस क्या होता है। हमने आपको बताया कि वास्तव में केवल 2 चरणों की परीक्षा है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। हमें आपको प्रीलिम्स देखना है, प्रीलिम्स में जो पेपर होंगे वास्तव में प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं। हमारे आपके जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, प्रीलिम्स के हमारे आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकेंड होता है। जब हम आप पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट जो होता है, आपको कितना टाइम दिया होता है पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। पेपर फर्स्ट का जो आपको टाइम दिया होता है वो टाइम होता है 2 घंटे का। और आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि कुल कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो 140 क्वेश्चन होते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं 140 क्वेश्चन 140 नंबर का ही होता है। जब हम आप बात करते हैं पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड जो होता है, सॉरी पेपर फर्स्ट में पहले देख लीजिए कि वास्तव में होता किसका पेपर है। जो पेपर फर्स्ट होता है, इस पेपर फर्स्ट में टोटल आपका जो आता है वो जीएस आता है। क्या आता है? जीएस। जबकि पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड का जो आपको टाइम मिलता है, पेपर सेकंड में आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का। इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 60 और जो आपको मार्क्स मिलते हैं इसके मार्क्स होते हैं 60। यानी जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, प्रीलिम्स के पेपर्स की टोटल जो मार्क होता है, टोटल होता है 200 नंबर का। टोटल मार्क जो होता है वो 200 नंबर का होता है। देखिए अब हमने आपको बताया प्रीलिम्स आपका कुल 200 नंबर का होगा। आपके प्रीलिम्स का पेपर जो होता है कुल 3 घंटे का पेपर होता है, जबकि उस 3 घंटे के पेपर को 2 खंडों में बांटा गया है। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। जब पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट आपका जीएस होता है और जबकि पेपर सेकंड जो होता है वो पेपर सेकंड आपका हिंदी का पेपर होता है। ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट जो होता है वो जीएस आता है उसमें क्वेश्चन, और पेपर सेकंड जो होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। पेपर फर्स्ट में 140 क्वेश्चन होते हैं, जीएस के 140 क्वेश्चन, और आपको 2 घंटे मिलते हैं। यानी कह सकते हैं आपको 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखेंगे, आपको 120 मिनट में 140 क्वेश्चन करने हैं। जबकि आप देखते हैं पेपर सेकंड जो आपका हिंदी का पेपर होता है 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको हिंदी को पेपर देने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल आप बच्चे होते हैं, चूंकि वो आपका व्यवहारिक हिंदी पूछी भी जाती है। आप जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है लगभग 45, 50, 55 आसानी से करके आता है, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है तो आप शुद्ध करके आएंगे, और अगर गलत बोलेंगे तो आपके व्यवहार में ही गलत है, तो वास्तव में उसका एप्लीकेशन भी गलत होगा। इसीलिए कुल मिलाकर अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत विशेष परिवर्तन ला लेते हैं तो आपका, चूंकि आपके आरओ में जो हिंदी पूछी जाती है वो टोटल हिंदी आपकी व्यवहारिक हिंदी पूछी जाती है। जब व्यवहारिक हिंदी उसका सिलेबस दिया है तो उस व्यवहारिक हिंदी को हम आप बेहतर बनाना चाहेंगे तो अपनी डेली जो रोजमर्रा के आप शब्दावली बोलते हैं उस रोजमर्रा की शब्दावली में आप उसे सुधार कर सकते हैं। जो आप सुधार करेंगे वही आपको एग्जाम में देना होता है, इसीलिए उसका सिलेबस ही है व्यवहारिक हिंदी। यानी आपकी अगर वर्तनी बेहतर हो जाएगी तो आप उसमें से आपके अधिकतम क्वेश्चन
हो जाएंगे ऐसे ही सहज आपको बिना मेहनत किए, यानी उसके लिए बहुत किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप सहजता से कर सकते हैं। तो आपको एक नॉर्मल बच्चा भी होता है यूपी के एरिया का, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र से हम आप संबंधित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 45-50 क्वेश्चन आप आसानी से करके जाते हैं। कुल मिलाकर हमारी हिंदी स्कोरिंग अगर आप 60 में आप करके आते हैं 58-59, तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, चूंकि यही स्कोरिंग होती है। अब हम आप पहले देखेंगे, या चूंकि हिंदी का बहुत सिलेबस नहीं है, मैंने कहा 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करना है। हमें आपको सिलेबस में जो देखना है, हमें आपको जीएस देखना है कि पहले जीएस में देखेंगे कि वास्तव में जीएस का टोटल सिलेबस कितना है। आइए देखते हैं। देखिए, हम आप जब जीएस के सिलेबस की बात करते हैं तो जीएस का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, वैसे अब तक हमने आपको बताया कि वास्तव में आपकी एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई कि जो बच्चा उसकी एज लिमिट बताई गई 21 ईयर उसकी एज लिमिट होगी, और अगर मिनिमम वो 21 साल का वो बच्चा हो चुका है तो वह कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। और प्लस उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसके साथ साथ आपकी 21 ईयर एज हो चुकी है, इसका मतलब आप लगभग जो आपको एग्जाम में विषय पूछे जाएंगे उन सभी विषयों से आप प्राथमिक कक्षाओं से लेकर ग्रेजुएशन तक आते आते आप लगभग उन सभी चीजों से आप रूबरू हो चुके हैं। जब सभी चीजों से रूबरू हो चुके हैं, यानी हमें आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। हम आपको पहले ओरली बताते हैं, फिर आपको लिखकर बताते हैं। हम आपको जो आपने अभी तक सिलेबस देखा है, आपने हिस्ट्री का नाम सुना है, आपने ज्योग्राफी का नाम सुना है, आपने पॉलिटी का नाम सुना है, और उसके साथ साथ आप साइंस का नाम सुन रखे हैं, तो आप इकोनॉमिक्स का नाम सुन रखे हैं। ये आपको विशेष रूप से ये आपके एग्जाम का क्या होता है, ये आपके एग्जाम का पिलर है। आपको इस पिलर को बेहतर तरीके से और भी बेहतर करना है। ये लगभग हमें लगता है कि क्लास 3-4 से आपको लगभग इन चीजों के विषय में आपको जानकारी होने लगती है। क्लास 3-4 से आप इन चीजों के बारे में पार्ट वाइज आपके किताबों में करके रहता है, और पार्ट वाइज आप उसको पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नई चीज है और बहुत नई चीज हो और आप इसको बिल्कुल ना जाने। बस ये होती है कि आप जिन टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना चाहिए था, आप उस टाइम पीरियड में बिल्कुल ध्यान नहीं रखे, इसीलिए अब यह चीजें आपको नहीं लगती है। अगर आप उसी टाइम पीरियड में बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़े होते तो जो चीजें आपने पढ़ी उसको बोलने की कोई विशेष जरूरत नहीं थी। हाँ, आपको इसमें आरओ के पेपर में आपको बहुत मैथ का कोई विशेष रोल नहीं होता है, इसीलिए आपका इसमें मैथ का कोई रोल तो है ही नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत रीजनिंग की, बौद्धिक इंटेलिजेंस की आपको थोड़ी बहुत रोल है, बाकी और किसी का आपको रोल नहीं मिलता है। अब आइए फिलहाल देखते हैं हम आप कि वास्तव में जीएस का सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या क्या है। हम आप बात करते हैं पहले सिलेबस की, प्रथम सिलेबस की बात करते हैं। हमें आपको जो प्राथमिक सब्जेक्ट है, यानी हम देखेंगे कि वास्तव में जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं जिसका ज्यादा योगदान होगा, पहले फर्स्ट टाइम में हम उसको देखेंगे कि वास्तव में आपके इस एग्जाम में सबसे अधिक योगदान किसका है। देखिए, कुछ भी आपसे इतर नहीं पूछा जाता है, आपके सारा का सारा जो अब तक आप सीखे हैं, जो अब तक आप जानते हैं, आपसे वही पूछा जाता है, उससे इतर कुछ भी नहीं आता है। अब हम आप देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। जीएस का जो सिलेबस है, उस जीएस के सिलेबस के अंतर्गत जो आता है, हमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपका है एक सिलेबस होता है हिस्ट्री। देखिए, वैसे अगर देखें तो हिस्ट्री दो भागों में बटी होती है। एक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है और एक आपकी होती है इंडियन हिस्ट्री। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। आप कह सकते हैं कि वास्तव में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई रोल होता ही नहीं है। आरओ के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई रोल है ही नहीं है। इसका रोल केवल और केवल पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के मेंस में होता है, प्रीलिम्स में इसका कोई रोल होता नहीं। बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में जो आपका आता है, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री आती है, एंशिएंट के साथ साथ आपकी मेडुअल आती है, और मेडुअल के साथ आपकी मॉडर्न आती है। अब देखिए, हम आप बात करते हैं एंशिएंट यानी आपकी प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के बाद मेडुअल की बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न की बात करते हैं तो आपका आधुनिक इतिहास। देखिए, आपके एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न, इन तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, जिसमें से मॉडर्न में आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो आपका नेशनल मूवमेंट है, आपके नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कह सकते हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम से। इसीलिए आपको जो हिस्ट्री का टोटल रोल होता है, आपके हिस्ट्री का टोटल रोल जो होता है 32 से 35 क्वेश्चन का रोल आपको केवल और केवल किसका मिल जाता है, हिस्ट्री का।
32 से 35 क्वेश्चन तक का रोल आपको हिस्ट्री का मिलता है। हमने आपको बताया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। उस आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको नेशनल मूवमेंट यानी कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये चूंकि आपके सिलेबस में है तो आपको अपना पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब बात ये होती है कि वास्तव में आपको यह पढ़ने के लिए सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे। आप सोर्सेस जो सबसे कह सकते हैं कि नॉर्मल बुक है जो आपको बहुत सहजता से समझ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल सीरियल नंबर से है और आपको जैसे सीरियल नंबर से दिया है आप भी उसकी सीरियलिटी के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ भी लिया तो आपको बिना सीरियलिटी के आप पढ़ेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आना है, रट लेंगे दो चार चीज और वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जब भी पढ़िए तो आप सीरियलिटी के साथ पढ़िए। जब आप किसी चीज को सिक्वेंस के साथ पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप बिना एक सीढ़ी चलकर आप डायरेक्ट तीसरी चौथी सीढ़ी पर जाना चाहेंगे तो वह आपके लिए जोखिम भरा रास्ता होगा। इसलिए प्रथम सीढ़ी के बाद आप द्वितीय सीढ़ी पर जाइए तो आपको प्रथम सीढ़ी से कुछ अभ्यास हो चुका होगा और उस प्रथम सीढ़ी से अभ्यास हो चुका होगा तब दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे तो आपको विशेष दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपका जो सिलेबस का सिक्वेंस है यानी जो आपका हिस्ट्री है, आपने हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें जो चैप्टर वाइज चीजें दी हैं, अब ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर छोड़ दिया, आपको किसी ने ज्ञान दे दिया तो आपने पहला चैप्टर छोड़ दिया। आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, उसके जो चैप्टर हैं आपको बिल्कुल चैप्टर को सीरियल नंबर से आपको पढ़ते जाना है। जब सीरियल नंबर से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट स्वतः ही क्लियर हो जाएंगे, फिर आपकी चीजें अपने आप स्वतः ही क्लियर हो जाएंगी। हम आपको बताते हैं कि वास्तव में इसके रिसोर्स क्या होंगे, आप कहां से पढ़ेंगे। आपको तीनों के लिए, आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों के लिए अगर आप एस.के. पांडे जी की बुक रख लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर सोर्स है। आप एस.के. पांडे जी को एक बार टोटली पढ़ डालिए। उसके साथ साथ आप नेशनल मूवमेंट के लिए एक बुक आपको और चाहिए जिसका नाम है, आप बिपिन चंद्रा जी को, आप बिपिन चंद्रा जी को पढ़ लीजिएगा। ये चूंकि पढ़ना आपके लिए जरूरी है। देखिए कुल मिलाकर बहुत बड़ा मैटर नहीं होता कि वास्तव में आपका सिलेक्शन ही हो, सिलेक्शन के साथ साथ आपके पास विद्वता भी होनी चाहिए। बिना विद्वता के आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, फिर आपको वहां भी बिल्कुल जोखिम भरा ही रास्ता होता है। यानी आप फर्स्ट टाइम में आप दो ही चीज देखेंगे, एक एस.के. पांडे और बिपिन चंद्रा। बाकी हम आपको ऑनलाइन जब जब आते रहेंगे हम आपको चीजें बताते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत होगी। दूसरी बात, ये आपकी जो प्राथमिक रिसोर्स थी वो प्राथमिक रिसोर्स की बात कर रहे थे। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं हम, आप जिसे भूगोल यानी कहते हैं, कह सकते हैं जियोग्राफी कहते हैं। जो आपका जियोग्राफी वाला सिलेबस है, हम आप जियोग्राफी को, ये जियोग्राफी भी जैसे आपकी हिस्ट्री दो खंडों में बटी हुई थी, वर्ल्ड और इंडियन, ठीक उसी प्रकार से आपकी जियोग्राफी भी दो खंडों में बटी होती है। एक वर्ल्ड होती है और एक आपकी इंडियन जियोग्राफी होती है। देखिए ये आपका सिलेबस है, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और उसके साथ साथ आपका जो कह सकते हैं नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेचुरल रिसोर्स। एक सेकंड रुकिए। देखिए ये आपका जियोग्राफी यानी कर सकते हैं हम, आप भूगोल की बात करते हैं। मैंने कहा भूगोल आपका दो खंडों में बटा है, एक तो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है और दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा हमें आपको मिलता है आपका इंडियन जियोग्राफी। और जो थर्ड बात करते हैं, हमें आपको जो थर्ड मिलेगा, थर्ड हमें आपको नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है इसके। देखिए अब वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्स पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। वैसे देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जैसे जियोग्राफी क्या है वो पूरी की पूरी टोटली आपके साइंस से रिलेटेड है। अगर आपको फिजिक्स बेहतर आती है तो जियोग्राफी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ आपको फिजिक्स के थियरी से क्वेश्चन, सॉरी, आपको ज्योग्राफी के सिद्धांतों से आपको कम क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह उसका एप्लीकेशन से पूछा जाता है। एप्लीकेशन से पूछे जाने का मतलब आपको वहां ये कभी नहीं पूछ सकता, बहुत बिरले में पूछता है, बहुत रेयर में पूछता है कि पर्वत कैसे बनेंगे। आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि वास्तव में फला पर्वत कहाँ के हैं। इसका मतलब आपको थियरी कम पूछता है, आपको एप्लीकेशन अधिक पूछता है। तो आपका कुल काम होगा क्या, आप एप्लीकेशन पर ध्यान रखेंगे, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब कि वास्तव में जो आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं, उस 7 कॉन्टिनेंट और जो आपके 5 ओशन हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं,
उसमें से आपको टोटल के वास्तव में एक महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या बनता है, यानी जो स्थल मंडल और जल मंडल है, उस स्थल मंडल में, जल मंडल में कौन कौन सी ऐसी आकृति निर्मित होती है, वास्तव में वह आकृति निर्मित हुई तो कहाँ हुई, किस देश में हुई। वास्तव में बस यही प्रश्न आपसे सबसे अधिकतम पूछे जाते हैं। तब आपसे बहुत पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कौन सा पर्वत कहाँ का है, पठार कहाँ का है, नदी कहाँ की है, झील कहाँ के है, मरुस्थल कहाँ के है, आप ये कह सकते हैं कि जलप्रपात कहाँ के है, गर्तकी कहाँ की है, यही चीजें आपसे पूछता है। और इससे और ऊपर गया तो आपकी सीमा उमा कौन सी, किस देश की सीमा किससे लगेगी, किससे नहीं, किस नदी की, किस झील की, कौन सी नदी किस देश से प्रवाहित हुई, नहीं प्रवाहित हुई, इससे अधिक और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है। यानी कुल मिलाकर आप इन चीजों को क्या करेंगे, अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे, जैसे आप नहीं कुछ जानते हैं तो भारत के संदर्भ में आप जहां आसपास रहते हैं वहां 2-4 नदियां देखे होंगे, जो 2-4 नदियां देखे होंगे उसी से तरीके से आप मैप को उठाकर देखिए, एटलस उठाकर देखेंगे, आप भारत की नदियों को जैसे मैपिंग में देखते हैं ठीक उसी प्रकार से आप विश्व खोलिए, विश्व के एक एक महाद्वीप खोलिए, एक एक महाद्वीप को खोलकर एक एक नदियों को देखिए, आपको टोटली नदी, पर्वत, पठार, मरुस्थल टोटली आपको बिल्कुल मैप से क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन ना हो पाए, बिल्कुल सहजता से हो जाएंगे। तो आपका इसके लिए रिसोर्स क्या होगा, इसके लिए रिसोर्स होगा कि आप एटलस ले लीजिए, देखिए, और आप ज्योग्राफी के लिए आप टोटल एनसीईआरटी पढ़ डालिए। आपका केवल और केवल आप यही ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और एटलस पढ़ लेते हैं, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि बचता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, देखिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी उठाकर पढ़ लीजिए, आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसका एप्लीकेशन जो है, जैसे उसमें मैप बना कर दिया है, आप तुरंत आप एटलस उठाइए और एटलस देखिए, आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नहीं क्लियर होता है। तब या तो आप वहां से देखिए, और अगर आपको लगता है नहीं कोई एक किताब तो रखनी है, बहुत जरूरी है, हमें समझ में आना चाहिए, तो देखिए आपके आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ चीजें आपको समझनी है, पढ़नी है, तो आप महेश बर्णवाल जी को देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगी। आप महेश बर्णवाल जी को पढ़ लीजिए, आप महेश बर्णवाल जी को पढ़ लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ना क्लियर हो, आपको टोटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हम पहली प्राथमिकता आपको ये देंगे कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए कि वास्तव में मुझे ये एनसीईआरटी कितने दिन में खत्म करनी है, 6 से 12 तक की उठाइए, और आप डेली डेली एक दिन में 6, अगले दिन 7, अगले दिन 8, अगले दिन 9, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा 10th में 2 से 3 दिन लगेगा, 11th में 2 से 3 दिन लगेगा। आप इसी तरीके से अगर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आपका टोटल सिलेबस क्लियर हो जाएगा और आप सिलेक्शन से कभी वंचित नहीं रह जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने बस केवल और केवल समावाद ही पढ़े है ही नहीं, बस किताब लाकर अलमारी में रख लिए और उससे सोचे हमारी क्लियरिटी हो जाए, तो उससे कोई क्लियरिटी नहीं होनी है। आइए नेक्स्ट चीजें देखते हैं। देखिए, ये आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स से आपके लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, या आपके तीनों पार्ट से लगभग आप कह सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन का इसमें लगभग रोल होता है मोटा मोटी। अब एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, चूंकि इसी तरीके से आता है तो एग्जैक्ट की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। एक अप्रोक्सीमेट हम आप वैल्यू लेकर चलते हैं कि वास्तव में लगभग कितना पूछा जाएगा। हम आप ज्योग्राफी के बाद बात करते हैं तो हमें आपको मिलता है, देखिए हम आप ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारा आपका आपका पॉलिटी और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए आपको राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय संविधान की बात करता है, यानी भारतीय राज व्यवस्था यानी वहां की प्रणाली क्या है भारत के संदर्भ में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, जो आपके सारे के सारे आर्टिकल और जो आपके सारे के सारे रूल बनाए गए, अमेंडमेंट बनाए गए, वह पूरी की पूरी प्रक्रिया आपसे पूछी जाती है। और इसके भी आपके ठीक ठाक रोल होते हैं, और ये ऐसा पार्ट होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका टोटली क्लियर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इसमें से आपको ना आए। हाँ, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरा का पूरा ही एप्लीकेशन होता है और आपको बिल्कुल दिखाई देता रहता है, ऐसा नहीं होता कि आपको रटना है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो आपके पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इसके भी लगभग लगभग आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन का रोल होता है। देखिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, देखिए चूंकि आप ये सोचिए कि आप गाइड ही पढ़कर बहुत तेजी से सिलेक्शन ले लेंगे, तो मान लीजिए प्रथम टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा के लिए क्या करेंगे, वो गाइड तो विशेष काम नहीं आई। तो इसीलिए पहली बार आप फर्स्ट टाइम में आपको ऑथेंटिक बुक रखने की बहुत अति आवश्यकता है। तो आप क्या करिएगा, इसके लिए भी आप इसके जो आप
कह सकते हैं रिसोर्स के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप वास्तव में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, वही 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, जिससे आपकी पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के संदर्भ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ आप रख लीजिएगा एक कह सकते हैं एक बेयर एक्ट रख लीजिए। बेयर एक्ट आपको मार्केट में सहजता से मिल जाएगा, बहुत मोटी नहीं होगी, जिसमें भारत के संविधान के आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने आपके कह सकते हैं आर्टिकल हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट जितने हैं, सारा सब कुछ उसमें दिया हुआ है। यानी जो सरकार ने बिल्कुल नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो जो बिल्कुल आर्टिकल बना रखे हैं, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। आप वहां से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आसानी से सहजता से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको लगे कि नहीं और थोड़ी सी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत जी को आप प्रेफर कर लीजिए। देखिए, अब ऐसा है कि बच्चों को लगेगा बस मात्र लक्ष्मीकांत जी को रख लिए, हम बेयर एक्ट नहीं रखे तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो लक्ष्मीकांत जी को रखेंगे। उसमें बिल्कुल सीमित आर्टिकल दिया है, आपको टोटल आर्टिकल नहीं देंगे, वो सीमित आर्टिकल दिया गया है। उसमें चूंकि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिक्सअप करके दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको बेयर एक्ट अपने लिए रखना पड़ेगा, इसलिए आप बेयर एक्ट रख लीजिएगा, जिससे आपको टोटल आर्टिकल पता चले, कौन कैसे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हमने आपको बताया कि वास्तव में पॉलिटी का जो रोल होता है वो 10 से 12 क्वेश्चन का होता है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं जो आपका पूरा का पूरा जीएस के संदर्भ में पिलर होता है, वो बात करते हैं, वो हमारा आपका आता है इकोनॉमिक्स। देखिए, जो यानी हालांकि और कोई इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। जब हम आप बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सॉरी राज्य व्यवस्था नहीं, सॉरी अर्थव्यवस्था। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब वहां की अर्थव्यवस्था निर्मित कैसी होती है, तो उस निर्मित करने के लिए वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वास्तव में उस भौगोलिक क्षेत्र की ही डिपेंडेंसी होती है। तो उस भौगोलिक क्षेत्र में आप कृषि भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, वाणिज्य भी करते हैं, आपकी बहुत अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, आपके यहाँ खनिज है, संसाधन है, ये सारी चीजें आती हैं। तब आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाई गई सारी नीतियां, उसके साथ साथ सारे सिद्धांत, और उसके साथ साथ जो कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, वो सारी की सारी चीजें हम आप कहाँ देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। और लगभग आपको कुछ चीजें इसमें पता हो, और जो चीजें नहीं भी पता होती है, अधिकतम चीजें इसके करंट से कोरिलेट करके पूछ ली जाती है। उसके साथ साथ आपकी जब गवर्नमेंट आपकी कह सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा देगी, तो आप आर्थिक समीक्षा को पढ़ लीजिएगा। जो आपका बजट आएगा, आप इसी के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों को पढ़ लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा और बजट को पढ़ते ही आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 10 से 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ना तो आपका छूटता है और ना ही गलत होता है। तो यानी लगभग इसका भी 10 से 12 क्वेश्चन का रोल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए आप इसके एक तरीके से इसके बातों को, इसकी कॉन्सेप्ट को, इसकी अवधारणाओं को समझने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ डालेंगे, आपको एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी जो आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के साथ साथ आप, मैंने कहा जो आपकी आएगी आर्थिक समीक्षा, आप आर्थिक समीक्षा को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो बजट आएगा, बजट देख लीजिएगा। अगर आप और अन्य कोई किताब रखना चाहते हैं तो आप, वैसे रमेश सिंह है पर आपको बहुत डीपली पड़ जाएगी, इतने से वैसे आपका काम चल जाएगा, विशेष कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके इस पिलर की बात करते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स के बाद जो आपका रोल होता है, इकोनॉमिक्स के बाद हम आप बात करते हैं, तो हमें आपको जो रोल मिलता है वो आपका साइंस का रोल मिलता है। आपका साइंस यानी कह सकते हैं जिसे आप सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, और लगभग बच्चों को ये सारी चीजें तो बिल्कुल क्लियरली पता होती हैं। देखिए, हम आप साइंस की बात करते हैं। साइंस में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक आपका बायो होता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री है, और तीसरा आपका कह सकते हैं आपका फिजिक्स। जब हम आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं, तो बायो में आपको क्या पूछे जाने की संभावना है। जब हम आप बायो की बात करते हैं, तो जो आपका बायो होता है, वास्तव में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों से अगर हम आप बात करें कि वास्तव में कुल तीनों से कितने प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तीनों को मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चन पूछ ले जाए तो बहुत है। 12 से 15 क्वेश्चन कुल इनका रोल होता है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वास्तव में आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए आप वास्तव में ये जो 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका अपना रेशियो होता है कि वास्तव में 12 से 15 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछे जाते। आप क्या करेंगे, आप साइंस पढ़ने के लिए आप केवल और केवल लूसेंट पढ़ लिए तो आपके लिए लूसेंट सफिशियंट है।
और अब हम एनसीईआरटी आपको हमेशा प्रीफर करेंगे कि आप वास्तव में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपकी तो कोई चीज़ें बचेंगी ही नहीं, टोटल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ी सी सीक्वेंस से चीज़ें चाहिए तो जो गाइड वगैरह हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस से बना के दी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लूसेंट को, साइंस का लूसेंट देख लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बचते हैं। हाँ, हम आगे की क्लासों में आपको बताएंगे कि वास्तव में बायो में ऐसा कौन सा चैप्टर है, कौन से टॉपिक है, हम उसे कोरिलेट करके पढ़ लें कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे, वो हम आगे की टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। आफ्टर सिलेबस बताने के बाद हम आपको टोटल बताएंगे। तो ये आपके 12 से 15 क्वेश्चन का रोल होता है। देखिए बायो में क्या, बायो आपका पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, फिजिक्स भी। अब फिजिक्स में आपको कभी सिद्धांत नहीं पूछा जाता है, आपको थियरी नहीं पूछी जाती है, केवल और केवल आपको अप्लाइड फिजिक्स पूछा जाता है। उससे ज्यादा उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, कुल मतलब होता है तो अप्लाइड फिजिक्स का। इसीलिए आपको थियरी अगर उसकी कम पता है तो कोई दिक्कत नहीं, किस थियरी पर इसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल एग्जाम में जो पूछा जाता है आपके एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका 6th सिलेबस पूछा जाता है, साइंस के बाद बात करते हैं। तो एक सबसे बड़ा रोल जो हिस्ट्री के बाद आपके एग्जाम में बहुत बेहतर रोल अदा करेगा, वह बेहतर रोल की बात करते हैं तो वो आपका होता है करंट अफेयर, जो आप जिसे करंट अफेयर कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपके इसमें इंटरनेशनल, देखिए आप ग्रेजुएशन कर लिए, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम के हो, चाहे कह सकते हैं कि आपका वास्तव में बीकॉम वगैरह हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, किसी भी स्ट्रीम के होंगे, यानी आप अभी तक जो 12th तक आप केवल और केवल चीजें सारी नेशनल स्तर की पढ़ते हैं। साइंस के बच्चों को थोड़ा सा कम छोड़कर बाकी आर्ट वार्ट के जो बच्चे हैं, बाद में जैसे जैसे हम आप ग्रेजुएशन आते हैं उसी चीज को हमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सारी चीजें हम समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको समझाने का मतलब ये होता है कि वास्तव में आप उसका एप्लीकेशन कर पाए। कुल चीजें जो भी हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसका हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए, मात्र पढ़ने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तब हम आप यहाँ देखते हैं जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं उन्हीं पे आधारित सवाल होते हैं। जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित सवाल होते हैं, उन्हीं आधारित सवालों को आपको करना होता है, जिससे ये चेक किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं आप जागरूक हैं और आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों में आपका कहीं ना कहीं रुझान है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। जो करंट अफेयर होते हैं, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की घटनाओं को हमें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से, आपको बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो रोल होता है या 30 से 35 क्वेश्चन इसके खुद आते हैं। अब आप समझ सकते हैं हिस्ट्री में हमने आपको बताया 32 से 35 क्वेश्चन का हिस्ट्री में रोल था, और आपने देखा करंट अफेयर में 32 से 35 क्वेश्चन का 33 से 32 क्वेश्चन का रोल है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके 70 के आसपास का रेशियो यही हो गया। इसीलिए करंट को आप बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे और आप नियर अबाउट आपके 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं होगा कि करंट को ना सुने, और आपके पास तो अब संसाधनों की कमी नहीं है, आपके पास आप न्यूज भी सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप अपने करंट से बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे जिससे आप क्वेश्चन कर पाएं। इसके साथ साथ क्या होगा, आप डेली करंट से अपडेट रहें, न्यूज वगैरह देखते रहें। उसके साथ साथ आप क्या करिए, कोई एक पत्रिका ले लीजिए, कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी के संदर्भ में आप घटना चक्र को भी ले लेते हैं, तभी आपकी जो रिवाइज करके आती है वो स्पेशली आती है करंट के लिए ही, तो आप उसको भी ले लेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, आपका काम करेगा। लेकिन हाँ, आप क्या करेंगे, जो भी चीजें लेंगे वो कह सकते हैं एक तरीके से कि आपको जो भी चीजें फॉलो करिएगा लगातार उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि लगातार फॉलो नहीं करेंगे, इस महीने कुछ, अगले महीने कुछ, तो वो आपके लिए कह सकते हैं वो आपके लिए एक समस्या का विषय होगा। इसीलिए जो चीजें फॉलो करेंगे आप कुछ महीने तक, यानी कह सकते हैं आपके 6 महीने और 1 वर्ष, या कह सकते हैं 1.5 वर्ष जो है आपको लगभग फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने पढ़े और उसको छोड़ दिए, कुछ तो ऐसे होते हैं 1 महीने भी नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों की क्लियरिटी रखनी है कि कम से कम आप जिन भी मैगजीन को पढ़ें, उस मैगजीन को जब पढ़ें तो कम से कम आप उसको लगातार फॉलो करें, और लगातार फॉलो करके आप अपना एग्जाम क्लियर करें, तो आपकी चीज़ें क्लियरिटी आएगी। नहीं तो आप डेली अगर चेंज करते रहेंगे तो किसी में क्लियरिटी नहीं है। अब आइए करंट अफेयर के बाद नेक्स्ट हम आप बात करते हैं। तो देखिए आप जहां का पेपर देंगे, जिस एरिया का पेपर देंगे, जहां से पेपर देना है आपको, अगर आप यूपी के हैं और यूपी के आयोग ने अगर पेपर को कराना शुरू किया है तो वास्तव में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यूपी स्पेशल में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, वहाँ की शिक्षा पूछी जाएगी, वहाँ की व्यवस्था पूछी जाएगी, वहाँ की संस्कृति पूछी जाएगी, वहाँ का भूगोल पूछा जाएगा, वहाँ का इतिहास पूछा जाएगा, वहाँ के रिसोर्सेज पूछे जाएंगे, यानी और वहाँ के सामाजिक मुद्दे पूछे जाएंगे।
कुल मिला जुलाकर आप यूपी गवर्नमेंट के जब पेपर देंगे, यानी यूपी आरओ का पेपर देंगे, तो आपको यूपी से संबंधित सभी चीजें पूछी जाएंगी, जिसे आप अपना कहेंगे यूपी स्पेशल। अब उस यूपी स्पेशल के अंतर्गत आपकी उसमें आपकी एजुकेशन भी पूछी जाएगी, उसमें आपका ज्योग्राफिकल रीजन भी बेहतर तरीके से पूछा जाएगा, उसमें आपकी हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, उसमें आपके सोशल मुद्दे भी पूछे जाएंगे, यानी सोशल इशू भी पूछे जाएंगे, जो वहाँ का वास्तव में विशेष चीजें वो सारी की सारी पूछी जाएंगी। इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। यूपी स्पेशल से देखिए कोई विशेष ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि यूपी स्पेशल से सारे प्रश्न पूछ ही लिए जाए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि यूपी स्पेशल से प्रश्न नहीं पूछा गया और 10 से 12 प्रश्न का जो उसका रेशियो रहा, बिल्कुल उसका 10 से 12 प्रश्न का रेशियो जो रहा वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं हम नहीं हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया, तो कहीं ना कहीं बीच में एक आध क्वेश्चन इधर उधर मिल ही जाते हैं। जो इसका रोल है वो नियर अबाउट 12 से 15 क्वेश्चन का रोल होता है। आप क्या करेंगे, आपको यूपी स्पेशल के संदर्भ में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, और अगर किताबों नहीं मिलती हैं तो आप यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र ले लीजिए, और आप घटना चक्र लेकर पूरा यूपी स्पेशल देख डालिए। चूंकि कोई विशेष किताब यूपी के स्पेशल के लिए नहीं है, लोग या तो वाड़ी को पढ़ लेते हैं या घटना चक्र को पढ़ लेते हैं, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टोटल क्लियर हो जाएगा। उसका इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके बाकी अन्य चीजें क्या है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए और एक पॉइंट आपको पूछी जाती है जनगणना, यानी जिसे आप सेंसस कहते हैं। इस सेंसस को या तो इस जनगणना को हम आप इकोनॉमिक्स में रख सकते थे, इसी जनगणना को हम आप ज्योग्राफी में भी रख सकते थे। सेंसस और आपका सेंसस के साथ साथ आपका यही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पूछी जाती है। चूंकि ये इन्वायरमेंट को हम आप ज्योग्राफी में जोड़ सकते थे, वो चूंकि उसी का पार्ट है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। देखिए जो आपका सेंसस इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, अगर दोनों को मिला लें तो कम से कम कह सकते हैं 12 से 18 क्वेश्चन तक का रेशियो इसका होता है। तो ये आपके 12 से 18 क्वेश्चन इसके रेशियो हो जाएंगे। तो सेंसस जो होता है वो आप जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे और उसी के साथ आपको मैगजीन मिलेगी या आप मार्केट मिलेंगे, तो सेंसस की आप मैगजीन ले लीजिएगा, पूरे सेंसस पूरी जनगणना पढ़ डालिएगा। चूंकि आपको सभी एग्जामों में वो काम देने वाले हैं, तो आप अपने सभी एग्जामों के लिए उसके लगभग तैयार कर लीजिएगा। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, और ये चूंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट होता है और अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके नियर अबाउट 12 से 18 क्वेश्चन का आपका रेशियो होता है, जो 12 से 18 क्वेश्चन आपको करना है। एक आपका आएगा, आप जिसे कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल की बात करता है। ये जो आपकी बौद्धिक क्षमता के प्रश्न आते हैं वो ज़्यादा नहीं, थोड़े से रीजनिंग टाइप के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये लगभग सभी बच्चे बहुत सहजता से कर लेते हैं। इनमें से इस क्वेश्चन को करने में किसी बच्चों को कोई भी असहजता नहीं होती और ना ही कभी किसी को दिक्कत होती है, या बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं। आगे चलते हैं। देखिए ये तो आपका सिलेबस रहा, हम आपको जो सिलेबस बताए या आपके जीएस के संदर्भ में। तब मैंने आपको जो जीएस के संदर्भ में सिलेबस बताया, ये आपको इतने टॉपिक हैं, आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन देखिएगा वास्तव में इसके संदर्भ में, देखिए आपको इसके संदर्भ में जो क्लियरिटी चाहिए, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि वास्तव में जो आपका पिलर है उस पिलर को आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। अपने पिलर को जब आप बेहतर ढंग से तैयार करेंगे तो वास्तव में पिलर क्या है, आपके किसी भी विषय के पिलर जो होते हैं, यानी किसी भी एग्जाम को निकालने के हमारे आपके जो पिलर है वो पिलर है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये पिलर अगर आपके तैयार हो गए तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इन छोटे छोटे पार्टों को आप सहजता से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए आपको ये होगा कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, आप इन विषयों पर ज्यादा कमांड करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अगर ये आपके पिलर तैयार हो गए तो वास्तव में आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए आप पहले इनको तैयार करेंगे बेहतर तरीके से, उसके बाद आप इन छोटे छोटे पार्टों को क्लियर करेंगे। ये आपका काम होगा, ये आपको बता दिया गया कि आप इन कामों को करें। आइए देखते हैं वास्तव में अब हिंदी में आपका क्या पूछा जाएगा। देखिए देखिए हमने यही आपको बता रखा था, ये आपका हिंदी था। आइए देखिए ये हमने हिंदी बता रखा था, पेपर सेकंड, यानी
अब इस पेपर सेकंड में हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही आएगा, हिंदी का पेपर आपका अंग्रेजी में नहीं आना है। जब हिंदी का पेपर हिंदी में आना है तो वास्तव में हिंदी में क्या पूछा जाएगा, आपकी व्यवहारिक हिंदी पूछी जाती है, यानी कह सकते हैं कि आपकी अप्लाइड हिंदी पूछी जाती है। जो आपकी व्यवहारिक हिंदी है उस व्यवहारिक हिंदी में आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो व्यवहारिक हिंदी है वही व्यवहारिक हिंदी आनी है तो उसका टॉपिक क्या है। जो हिंदी के टॉपिक हैं उस टॉपिक की अगर हम आप बात करते हैं तो हिंदी में कुल कितने टॉपिक पूछे जाएंगे, हिंदी के कुल 6 टॉपिक आने हैं। हिंदी के कुल 6 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के कुल 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया हिंदी के कुल 60 क्वेश्चन आने हैं। उस 60 क्वेश्चन में से प्रत्येक टॉपिक से हमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कुल 10-10 क्वेश्चन आपके आने हैं। जब हम आप बात करते हैं कि वास्तव में मैंने आपको बताया कि पूछा क्या जाएगा, आपकी व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी का मतलब जो अपने व्यवहार में आप डेली रूटीन में, डेली बातचीत के दौरान जो चीजें आप प्रयोग करते हैं, आपके एग्जाम में बस वही चीज पूछी जानी है, उससे इतर नहीं पूछी जानी है। अब उसमें क्या पूछता है, एक टॉपिक आपका है विलोम, जिसे आप क्या कहते हैं, अपोजिट। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में नहीं आएगा, हिंदी का पेपर मात्र हिंदी में आएगा, उसमें कोई भी बायलिंगुअल का कोई प्रयोग नहीं होगा। हिंदी है तो हिंदी का पेपर मात्र हिंदी में रहता है, उसमें बायलिंगुअल शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता कि आप हिंदी है तो चलो उसमें अंग्रेजी में अपोजिट लिख कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मतलब जिन बच्चों को अंग्रेजी आती हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीख ले, अगर आरो आरो देना हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए विलोम जो होगा, आप जानते हैं विलोम का मतलब अपोजिट, जो आप बोलते हैं उसका जो शब्द है उस शब्द का उल्टा। आप वैसे व्यवहार में अपने डेली डेली में प्रयोग करते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। विलोम के साथ साथ आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि आती है, यानी आप वाक्य को सही तरीके से, अगर आप वाक्य सही बोलते हैं, शब्द सही बोलते हैं तो वास्तव में आप वैसे भी शुद्धता आ ही जाएगी। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की बात करता है। देखिए मैंने कहा इसके 10 वर्ड पूछे जाएंगे, इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के बाद बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जैसे आप अनेकार्थी शब्द कहते हैं तो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। इसके भी कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका आता है तत्सम तद्भव। देखिए जो आपके तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं वो भी आपके 10 वर्ड होते हैं, और तत्सम तद्भव के बाद जो आता है आपका विशेषण विशेष से आता है। और सबसे लास्ट टॉपिक विशेषण विशेष के बाद आपका पर्यायवाची आता है, पर्यायवाची। देखिए आपका पर्यायवाची शब्द आता है, जो पर्यायवाची होता है यह वह भी वास्तव में कितने आते हैं, ये भी आपके 10 वर्ड आते हैं, सब आपके लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आप अगर चाहते हैं कि वास्तव में आपका विलोम भी तैयार हो जाए, पर्यायवाची भी तैयार हो जाए, आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी हो जाए, तो वास्तव में आप पर्यायवाची क्या करेंगे, आप पर्यायवाची याद कर लेंगे। आप कम एक पर्यायवाची जो एक वर्ड होता है, एक का कम से कम आप 5 से 7 पर्यायवाची याद करते हैं। उस 5 से 7 जो पर्यायवाची याद करते हैं आप उसका अपोजिट आपको स्वतः आ जाएगा। अगर आपको पर्यायवाची याद हो गया, आपको शब्दावली आ गई, आप उसका अपोजिट अपने आप स्वतः जानने लगेंगे। जब पर्यायवाची आ गया और विलोम हो गया तो आपकी वाक्य और वर्तनी शुद्धि ये आ जाएगी। और आप चाहते हैं ये टोटल क्लियर हो जाए तो वास्तव में आप इसी हिंदी का ग्रामर पोर्शन में अगर आप इसका ग्रामर पोर्शन संधि पढ़ लेते हैं तो संधि से आपकी कह सकते हैं पर्यायवाची भी कंप्लीट हो जाएगी, उसी संधि से आपका विलोम भी पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसी संधि से वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप पढ़ लेते हैं तो। रही बात तत्सम तद्भव की, तो जो तत्सम तद्भव है आपको पता होता है कि वास्तव में जो संस्कृत का से जो संस्कृत है वो आपका मूल शब्द है, वो आपका तत्सम है, और उसके बाद का आता है जो हम आप यूज करते हैं वो आपका कह सकते हैं तद्भव है। तो वास्तव में तत्सम तद्भव में बच्चों को बहुत दिक्कत नहीं होती, कितने को तो सुना ही पहली बार होता है तत्सम और तद्भव, तो उनको तो दिक्कत ही है कि वास्तव में है क्या।
और अनेक शब्दों के एक लिए एक शब्द, ये बचपन से ही, बचपन में स्कूल का मास्टर रटाता आया होगा, तो चूंकि आपको याद होगा तो अच्छी बात। और अभी पढ़ना ही शुरू किए होंगे तो अभी से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर अब अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वास्तव में पहले पूर्व में तो अपना जीवन बर्बाद कर ही चुके हैं, और उसके बाद पश्चात में ज्ञान होने के बाद भी पश्चात में भी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत स्थितियां हैं। इसलिए आपका कुल मिलाकर काम होगा कि वास्तव में जो आपका जीएस का सिलेबस रहा है, इस जीएस के सिलेबस को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है। बेहतर ढंग से पढ़ने का मतलब कुल मिलाकर आपको ये करना है कि आपका जो सिलेबस बताया गया उस सिलेबस पर आप काम करेंगे, यानी आप जीएस पर भी काम करेंगे और हिंदी पर भी काम करेंगे। फर्स्ट प्राथमिकता आप जीएस पर देंगे, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, जीएस का सिलेबस ब्रॉड है। जब जीएस का सिलेबस ब्रॉड है तो आपको उस सिलेबस को पहले कवर करना होगा। जब सिलेबस को कवर कर लेंगे आपको समझ में आने लगेगा। उसके साथ साथ देखिए, सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जैसे जैसे चीजों को पढ़ेंगे, आपने जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया, तो आप हिस्ट्री पढ़ते समय आपका काम क्या होगा, हिस्ट्री को पढ़ा तो हिस्ट्री के 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़े। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, और वास्तव में जहां जाएंगे वहां का पूरा माहौल कैसा होगा। यानी जब आप आयोग का पेपर देने जाएंगे तो वास्तव में आयोग का पेपर होगा कैसा, आपको अपने आयोग के पेपर को जानना है। आयोग के जब पेपर को जानना है तो आपका काम होगा कि वास्तव में आप आयोग के पेपर को उठाकर देखेंगे। ये आपको आयोग के पेपर का संग्रह मिलेगा। आपको बहुत सारे चाहे घटना चक्र के, यूथ के, शिल्पी के कई सारे एडिशन है, पब्लिशर हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। आप क्या करेंगे, आप जैसे घटना चक्र के ही ले लीजिए, आप वहां क्या, उसमें क्या होगा, आपको 10 से 15-20 वर्षों का क्या है, क्वेश्चन का संग्रह है, जो अब तक आयोग ने दिया है, उसका संग्रह है। तो आपको काम होगा कि वास्तव में जो संग्रह है आपको वो बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिया है। जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिया है, तो आपका काम होगा कि आप जब हिस्ट्री को पढ़ें, 1-2 चैप्टर खत्म किया, तो जिस चैप्टर को खत्म किया उसी चैप्टर के जो आयोग ने अब तक प्रश्न विगत वर्षों में पूछ चुके हैं, उन विगत प्रश्नों को आप उठाएंगे विगत वर्षों के, और आप जब चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप स्वतः ही बूम हो जाएगा। फिर आपको 2 चीजें यही क्लियर हो जाती हैं कि वास्तव में इस चैप्टर को पढ़ा तो आयोग ने इस चैप्टर से अब तक कितने क्वेश्चन बना लिए थे और हमारे कितने क्वेश्चन हो गए। आपका वो तो प्लस हो गया। प्लस अगर आपको लगता है कि उस चैप्टर के उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, बन सकता है, तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। आप पढ़ते चलिए, अपने 60 नोट्स स्वतः बनाते चलिए, जो आपके लिए एक बेहतर काम करेगा। तो आप अपने बेहतर तरीके के लिए, बेहतर काम के लिए वास्तव में आप पूरे सब्जेक्ट को इसी तरीके से मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाकर, विगत वर्षों के प्रश्नों को लाकर आप पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सेम वही प्रक्रिया आप हिंदी में भी करेंगे कि हिंदी के जैसे ही चैप्टर को पढ़ा, आप मार्केट में जो क्वेश्चन पेपर विगत वर्षों के उपलब्ध हैं आप लाइए। जो चैप्टर विलोम पढ़ा, विलोम आपको याद हो गया, विलोम के क्वेश्चन पूरा कर डालिए। देखिए आयोग ने जितने विलोम पूछे हैं, क्या आप अगर उस टाइम पीरियड में पेपर देते तो क्या आपका हो जाता? और अगर हो जा रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को रणभूमि में जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो चूंकि आप अपने आप को क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आप रणभूमि में जाने लायक कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर रणभूमि में चले भी गए जल्दबाजी में तो मात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सह तो कभी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए। जब पेपर देना हो तो तैयारी के साथ जाना है पेपर देने। अब तैयारी एक दिन में नहीं होती, आपको सभी को पता है, इसीलिए उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना होगा। बेहतर तरीके से पढ़िए। तो ये तो रहा आपका, मैंने कहा कि वास्तव में आपके आरओ का पेपर 2 चरणों की परीक्षा होती है, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस था, क्या रिसोर्स था, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में आपको दे दिया है। जो अगली क्लास होगी वो हम आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेंस का टोटल सिलेबस बता देंगे कि वास्तव में मेंस की तैयारी कैसे करनी है। आज की क्लासे बस यही तक, और आप अच्छे से पढ़िए, बेहतर तरीके से काम करिए, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है। और दुनिया के लिए आप मात्र दुनिया है, अपने परिवार, बस एक व्यक्ति है दुनिया के लिए, और आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो कम से कम अपने लिए, अपने लोगों के लिए आप बेहतर बनने का प्रयास करिए। जितने जल्दी सोच लेंगे और जितने जल्दी करना शुरू कर देंगे, उतना आपके जीवन में बेहतर होने की, कह सकते हैं, संभावना अधिक है। तो जितना तेजी से काम कर सकते हैं उतना तेजी से काम करिए। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बंद कर दें।